नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड ज्योग्राफी सीरीज। दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं और आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाली है। दोस्तों, इस सीरीज का आज हमारा पहला लेक्चर है उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार, जिसमें हम उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में, उत्तराखंड की सीमाएं, प्रमुख पर्वत चोटियां मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों होने वाला है आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। और दोस्तों, यदि आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी के कंप्लीट नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उत्तराखंड ज्योग्राफी ई बुक का, और डिस्क्रिप्शन से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे विद मैप। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन के बारे में। उत्तराखंड को बांटा गया है 8 भौगोलिक क्षेत्रों में। ट्रांस हिमालय क्षेत्र, वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, दोनद्वार क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, इसे हिमालय का पाद भी कहा जाता है, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र और गंगा का मैदानी क्षेत्र। इन 8 भौगोलिक क्षेत्रों में उत्तराखंड को बांटा गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उत्तराखंड का जो अधिकांश भाग है वो हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हिमालय में आता है। तो उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को यदि समझना है तो पहले हमें हिमालय को समझना पड़ेगा। हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ, इसके बारे में अब हम पहले चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रत्येक जो ये भौगोलिक विभाजन किया गया है, प्रत्येक जो क्षेत्र है उसके बारे में हम डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक है वो बताते हैं कि जहां पर आज हिमालय खड़ा है वहां पर पहले टिथिस सागर हुआ करता था। यह है यहाँ पे टिथिस सागर, इसके ऊपर है अंगारा लैंड, और यहाँ पे थी यूरेशियाई प्लेट, और इसके जो नीचे वाला भाग है यह है यहाँ पे गोंडवाना लैंड, और यहाँ पे जो प्लेट थी उसे कहा जाता था इंडिका प्लेट। इंडिका प्लेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया भी लिखा हुआ है, ये दक्षिण भारत का हिस्सा है। ये तब का मैप है जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। अब यहाँ पे जो टिथिस सागर है, तो टिथिस सागर में अंगारा लैंड की जो नदियां थी वो अपने साथ कई अवसाद कण लेकर आती थी और टिथिस सागर में छोड़ देती थी। तो बहुत सारी जब नदियां अपने साथ अवसाद कण ला रही है तो यहाँ पर बहुत सारा अवसाद कण जमा होता रहा कई सालों तक। अब एक समय क्या हुआ कि जो ये यूरेशियाई प्लेट थी और जो इंडिका प्लेट थी ये एक दूसरे के समीप आ गई, यानी यूरेशियाई प्लेट नीचे की ओर आई और इंडिका प्लेट गई ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो ये अवसाद कण थे टिथिस सागर में, इनके बीच जब दबाव बना अंगारा लैंड के कारण और गोंडवाना लैंड के कारण, तो ये क्षेत्र ऊपर उठ गया, और जो ये ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है यही दोस्तों आज क्या है, हिमालय का क्षेत्र है। तो इसलिए हिमालय का जो निर्माण हुआ है उसे ऐसा कहा जाता है कि हिमालय अभी क्या है, नवीन क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर क्योंकि ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, यहाँ पर आप देखते होंगे भूस्खलन आते हैं, भूकंप भी अधिक मात्रा में आते हैं, क्योंकि ये अभी स्टेबल नहीं हुआ है। कुछ वर्षों ही पहले इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ है। जो अन्य भूभाग हैं उनके सापेक्ष अगर बात करें तो हिमालय अभी क्या है, एक नवीन क्षेत्र है। तो ये यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, ये गोंडवाना लैंड है और ये है अंगारा लैंड। तो अंगारा लैंड की जो भी नदियां थी ये अपने साथ यहाँ पे टिथिस सागर, ये है यहाँ पे जहां पर आज का हिमालय है, तो टिथिस सागर में अपने साथ ये क्या ला रही है, अवसाद कण, कंकड़, पत्थर, मिट्टी ला रही है, और फिर यहाँ पे क्या बन जा रही है, लेयर बन जा रही है। इस प्रकार ये जमा होता रहा यहाँ पे अवसाद कण, और जैसे ही यहाँ पे गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड एक दूसरे के समीप आए, तो जो ये अवसाद कण यहाँ पे जमा हुए थे टिथिस सागर में, वो अवसाद कण उन पे क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा, और ये ऊपर उठ गया ये क्षेत्र, और इसी क्षेत्र को क्या कहा गया, क्या कहा जाता है आज, यही है हिमालय। तो इस प्रकार यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। अब देखो, अब हमने हिमालय को वृहत हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में बांटा है, क्योंकि जो हिमालय के ये क्षेत्र है इनका निर्माण अलग अलग पीरियड में, अलग अलग काल में हुआ है। देखो, जो ये क्षेत्र है हिमालय के पार का क्षेत्र है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। उसके बाद ये आप देख रहे होंगे ये क्या है, आपका मुख्य हिमालय है, ये लघु हिमालय क्षेत्र है, और ये है शिवालिक हिमालय, जिसको नवीन हिमालय भी कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय को हिमालय का पाद भी कहा जाता है। अब देखो, हिमालय के जो अलग अलग क्षेत्र है इनका निर्माण, सबसे पहले तो मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ। तो जैसे ये है यहाँ पे अंगारा लैंड,
ये यहाँ पे अंगारा लैंड है, और यहाँ पे अंगारा लैंड से जो नदियां आई तो इन अवसाद के कारण ये मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर अंगारा लैंड से होते हुए मुख्य हिमालय से होते हुए जो नदियां आई आगे, इन्होंने भी यहाँ पर अवसाद कण छोड़े, और फिर कई सालों बाद यहाँ पर भी किसका निर्माण हुआ, लघु हिमालय का, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। अब इनके बीच जो ये लाइन है इसे कहा जाता है फॉल्ट लाइन, जो इन दोनों हिमालय को, मुख्य हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो लाइन अलग करती है उन्हें फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यहाँ पर मैप के माध्यम से मैंने आपको बता रखा है। तो ये है यहाँ पे ट्रांस हिमालय क्षेत्र और ये है वृत्त हिमालय क्षेत्र। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र का भूभाग है जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिखा दिया है, और मैं यहाँ पे ब्लू कलर में आपको दिखा रहा हूँ वृत्त हिमालय का ये क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच जो ये लाइन है, ये फॉल्ट लाइन है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है इंडो सांको भ्रंश के नाम से। इंडो सांको भ्रंश, या इस लाइन को सचर जोन भी कहा जाता है, सचर जोन या हिंज लाइन, हिंज लाइन। तो प्रश्न बनता है कि हिंज लाइन या सचर जोन या इंडो सांको भ्रंश किन हिमालय को पृथक करती है, किन हिमालय के बीच की फॉल्ट लाइन है। तो ट्रांस हिमालय और वृत्त हिमालय के बीच जो लाइन है इसे कहा जाता है इंडो सांको भ्रंश या सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद वृत्त हिमालय क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र के बीच जो लाइन है, वृत्त हिमालय क्षेत्र और मध्य हिमालय क्षेत्र के बीच जो लाइन है इसे कहा जाता है एमसीटी, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इसको एमसीटी के नाम से जाना जाता है, एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश के नाम से जाना जाता है। यह एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, किसके बीच, वृत्त हिमालय या इसको महान हिमालय भी कहा जाता है और लघु या मध्य हिमालय के बीच एमसीटी लाइन है, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश है। उसके बाद मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच जो ये फॉल्ट लाइन है इसे कहा जाता है एमबीटी, एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यानी हिंदी में इसको लिखेंगे मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य सीमा भ्रंश। उसके बाद शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के बीच जो लाइन है, जो फॉल्ट लाइन है उसे कहा जाता है एचएफएफ, एचएफएफ, यानी हिमालय फ्रंट गार्ड, हिमालय फ्रंट गार्ड, हिमालय अग्रसीमा, हिमालय अग्रसीमा, क्योंकि सबसे नवीन हिमालय कौन है, शिवालिक क्षेत्र है। और शिवालिक क्षेत्र के बाद तराई भाबर क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के बीच जो लाइन है, जो फॉल्ट लाइन है वो है हिमालय अग्रभाग, यानी ये यहाँ पे हिमालय का अग्रभाग यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ये सभी आपको नोट करनी है। देखो, इंडो सांको भ्रंश, सचर जोन और हिंज लाइन किसके बीच है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र और वृत्त हिमालय क्षेत्र के बीच। वृत्त हिमालय क्षेत्र को महान हिमालय भी कहा जाता है, या इसको मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। फिर एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश, ये है महान या वृत्त हिमालय और मध्य या लघु हिमालय के बीच। फिर एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मुख्य सीमा भ्रंश, ये है मध्य हिमालय और शिवालिक क्षेत्र के बीच। और फिर है एचएफएफ, हिमालय अग्रसीमा, ये है शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र के बीच। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी इस प्रकार यहाँ पे ले सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है वो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में एक एक करके यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ट्रांस हिमालय को क्या कहते हैं, ट्रांस का अर्थ होता है के पार, यानी हिमालय के पार स्थित जो भूभाग है उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये है मुख्य हिमालय कौन है, वृत्त हिमालय, या इसको महान हिमालय भी कहा जाता है। जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो मुख्य हिमालय है ये है यहाँ पे मुख्य हिमालय, वृत्त हिमालय भी इसे कहा जाता है और महान हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका मुख्य हिमालय में आता है। और मुख्य हिमालय के जो पार का क्षेत्र है उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, यानी हिमालय के
पार का क्षेत्र। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र क्या है आपका, हिमालय के पार जो स्थित भूभाग है। इसकी चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर और इसकी औसतन ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर। इस क्षेत्र में उत्तराखंड के जो मुख्यतः जनपद आते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ का कुछ भूभाग ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। ट्रांस हिमालय और महान या मुख्य हिमालय के बीच जो फॉल्ट लाइन है उसे कहा जाता है इंडो सांगको भ्रंश। ये मैंने अभी मैप में भी आपको बताया। और इसको सचर जोन भी कहा जाता है, सचर जोन, या इसको हिंज लाइन के नाम से भी जाना जाता है, हिंज लाइन। तो महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच जो फॉल्ट लाइन है इसे इंडो सांगको भ्रंश, सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें जैंगसर श्रेणी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि जैंगसर श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। और उत्तराखंड के जो अधिकांश दर्रे हैं वो इसी क्षेत्र में स्थित है और इसी क्षेत्र से उत्तराखंड और तिब्बत के बीच पहले व्यापार भी हुआ करता था। तो अधिकांश दर्रे कहाँ हैं उत्तराखंड के, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है और इसे वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र या मुख्य हिमालय क्षेत्र। तो अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वृहत हिमालय क्षेत्र भी लिखा हुआ आ सकता है, उच्च हिमालय क्षेत्र भी लिखा हुआ आ सकता है और मुख्य हिमालय क्षेत्र भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जो मुख्य हिमालय क्षेत्र है वो यही है जिसे वृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई है 15 से 30 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई है 4500 से 7817 मीटर लगभग उत्तराखंड में। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उत्तराखंड में वो है नंदा देवी पश्चिमी, 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी पश्चिमी जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है, जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये कौन से हिमालय में स्थित है, ये कई बार क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यह है आपका वृहत या उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय क्षेत्र में स्थित है नंदा देवी पश्चिमी, क्योंकि नंदा देवी दो चोटी है, नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी, दोनों ये हिमालय क्षेत्र में आती है, उच्च हिमालय क्षेत्र में। लेकिन नंदा देवी जो पश्चिमी है इसकी ऊंचाई अधिक है 7817 मीटर। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यह क्षेत्र उत्तराखंड के 6 जिलों में फैला हुआ है, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़। इन जिलों का जो कुछ भूभाग है वो उच्च हिमालय क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और इसी उच्च हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड के जितनी भी ऊंचाई वाली चोटियां हैं, ऊंची पर्वत श्रृंखला है, वो इसी उच्च हिमालय क्षेत्र में आती है। इस क्षेत्र में विशाल हिमनद और ग्लेशियर भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री, पिंडारी, मिलम ग्लेशियर, वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जो निचले भाग है दोस्तों, वहां पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं जिन्हें बुग्याल, पयार या अल्पाइन भी कहा जाता है। तो बुग्याल भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के जो नीचे वाले क्षेत्र है वहां पर बुग्याल पाए जाते हैं जिन्हें पयार भी कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह है आपकी वृहत हिमालय क्षेत्र या उच्च हिमालय क्षेत्र में या मुख्य हिमालयी क्षेत्र में। वृहत हिमालय व लघु हिमालय को अलग करने वाली जो फॉल्ट लाइन है उसे कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश। किस किस को अलग करती है, वृहत हिमालय को और लघु हिमालय को। और यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कौन है, भोटिया लोग। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भोटिया जो जनजाति है वो किस हिमालय के मूल निवासी हैं, तो मुख्य हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं भोटिया लोग। ये ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में जो गेहूं, मक्का आदि की खेती भी करते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे हम डिस्कस करते हैं लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के बारे में। लघु या जो मध्य हिमालय क्षेत्र, लघु हिमालय क्षेत्र या मध्य हिमालय क्षेत्र एक ही हुआ। लघु हिमालय क्षेत्र को मध्य हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इस क्षेत्र को हिमांचल या हिम का आंचल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः देखी जाती है बर्फ यहाँ पे पड़ी रहती है, तो इसलिए इसको हिमांचल या हिम का आंचल भी कहा जाता है। हिम के आंचल से जो ढका हुआ है मध्य हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, चंपावत आदि 9 जिलों तक विस्तारित है।
लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र। इसकी चौड़ाई है 70 से 100 किलोमीटर, औसतन ऊंचाई है 1200 से लेकर 4500 मीटर उत्तराखंड में। लघु हिमालय व शिवालिक क्षेत्र को जो अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है ये है मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, यानी मुख्य सीमा भ्रंश या मुख्य सीमांत भ्रंश। ये लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है। इस क्षेत्र में तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि खनिज भी पाए जाते हैं। दोस्तों इसके जो डिटेल्स नोट्स है यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसमें आपको मैप भी मिल जाएगा। मैप के माध्यम से आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हमने मैप भी इंक्लूड किए हैं। तो डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस हिमालय क्षेत्र में सरयू, रामगंगा, लदिया, नयार आदि नदियां भी निकलती है। तो ये नदियां किस हिमालय से निकलती हैं? लघु हिमालय से। इस क्षेत्र के दक्षिणी भाग में अनेक ताल पाए जाते हैं, जैसे नौकुचिया ताल, सात ताल, भीम ताल, खुरपा ताल, पूना ताल। ये ताल किस हिमालय में पाए जाते हैं? लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र में। मध्य हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिन्हें बुग्याल और प्याल भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र की घाटियों में धान, ज्वार, मक्का, गेहूं आदि की खेती भी की जाती है। और इसमें लगभग इस क्षेत्र का 45 से 60% जो भाग है वो वन आच्छादित है, यानी यहाँ पे 45 से 60% भाग ऐसा है जिसमें वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के कोणधारी सघन वन पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, फर, देवदार और साल प्रमुख वृक्ष हैं। तो चीड़, फर और देवदार, साल ये किस हिमालय में पाए जाते हैं? किस हिमालय के प्रमुख वृक्ष हैं? तो लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के। साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जैसे सुरकंडा, चंद्रबदनी, रानीखेत, मसूरी, दूधातोली पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणियां भी लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अभी इनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां मुख्य हिमालय के अंतर्गत आती है, कौन सी लघु या हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो पहले हम यहाँ पे दूधातोली पर्वत श्रेणी के बारे में जान लेते हैं। दूधातोली पर्वत श्रृंखला, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहा जाता है। और दूधातोली पर्वत श्रृंखला लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कौन कौन से जनपदों में स्थित है? चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, इन 3 जनपदों में फैली हुई है दूधातोली पर्वत श्रृंखला, और ये लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला से 5 नदियों का उद्गम होता है। पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, आटागाड़ और वोनो, इन 5 नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? दूधातोली पर्वत श्रेणी से। इसी श्रृंखला में दोस्तों कोदिया बगड़ नामक स्थान है, जहां पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है, और गैरसैंण चमोली भी दूधातोली पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रमुख पर्वत शिखर। अभी मैंने आपको बताया था प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे इसी लेक्चर में बताऊंगा, और यहाँ से भी दोस्तों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रमुख पर्वत शिखर, ऐसे पर्वत शिखर जो मुख्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मुख्य हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? इनमें है जो चमोली जिले में स्थित पर्वत शिखर है जो कि मुख्य हिमालय श्रेणी में आते हैं। तो नंदा देवी पर्वत शिखर 7817 मीटर, सब उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नंदा देवी, और ये आती है चमोली जनपद में। और ये है मुख्य हिमालय जो पर्वत है उसकी ये क्या है? पर्वत शिखर है। मुख्य हिमालय के अंतर्गत आती है नंदा देवी पर्वत शिखर। कामेट, इसकी ऊंचाई 7756, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, संतोपत, द्रोणगिरी, इसकी ऊंचाई कई बार पूछ जाती है 7066, गंधमादन, कालोंका, हाथी पर्वत 6727 मीटर में है। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। देवस्थान, नंदा खाट, नीलकंठ 6597, नंदा घुंगटी, गौरी, नारायण पर्वत, नर पर्वत और जेलंग जो पर्वत है 5871 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो चमोली जिले में ये स्थित प्रमुख पर्वत है जो कि मुख्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। मुख्य हिमालय जो श्रेणी है उसमें ये स्थित हैं। उसके बाद उत्तरकाशी जिले में जो स्थित पर्वत शिखर है जो कि मुख्य हिमालय में आते हैं, भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बंदरपोच, इसकी ऊंचाई भी कई बार पूछी जाती है, मीटर में है ये। चमोली और पिथौरागढ़ में जो स्थित पर्वत शिखर है नंदा देवी पूर्वी,
ये चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में आती है और इसकी ऊंचाई है 7,434 मीटर। नंदाकोट और गुन्नी, उसके बाद चमोली और उत्तरकाशी में इसे तो केदारनाथ और स्वर्ग रोहिणी, केदारनाथ की ऊंचाई है 6,968 मीटर और स्वर्ग रोहिणी 6,252। एक दोस्तों और आपको नोट करनी है पंचाचूली पर्वत श्रेणी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और ये स्थित है आपकी पिथौरागढ़ में। पंचाचूली पर्वत श्रेणी और इसकी जो ऊंचाई वो है 6,904 मीटर, ये क्या इसकी ऊंचाई है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है और ये आपको जरूर यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो द्रोणगिरी ये चमोली में है, सुरकंडा टिहरी में है, चंद्रबदनी चंद्रकोट पर्वत ये भी टिहरी में है, यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर है तो इसको चंद्रकोट भी आपको यहाँ पे लिखना है। चंद्रबदनी श्रेणी या जो चंद्रकोट पर्वत है ये मध्य हिमालय का ही एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। रानीखेत अल्मोड़ा में, लाल टिब्बा मसूरी में है और मसूरी भी किस क्षेत्र में आता है, मध्य हिमालय क्षेत्र में। देववन ये देहरादून चक्राता में है और दूधातोली जो पर्वत श्रेणी है जिसे उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ये चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में फैला हुआ है। दोस्तों तो यहाँ पर मैंने आपको प्रमुख पर्वत शिखरों के बारे में बता दिया है, कौन कौन से मुख्य हिमालय के प्रमुख पर्वत शिखर है और कौन कौन से मध्य हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। अब यहाँ पे जो नंदा देवी पर्वत श्रेणी है, ये है नंदा देवी पर्वत शिखर, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नंदा देवी पर्वत चोटी को फतेह करने का जो प्रथम प्रयास किया था वो किया था टीजी लॉन्गस्टॉफ ने। उसके बाद बिल टिलमैन और नोएल ओडेल ने यहाँ पर चढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई थी, कब, 1936 में। तो नंदा देवी पर्वत पर सबसे पहले जो चढ़ने में सफलता पाई थी 1936 में, वो बिल टिलमैन ने और नोएल ओडेल ने। बढ़ते दोस्तों अब आगे, यहाँ पर मैंने मुख्य हिमालय के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया है, लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय के बारे में भी आपको डिटेल्स में बता दिया है। अब यहाँ पे हम जानेंगे और बढ़ेंगे आगे दून द्वार क्षेत्र के बारे में। दोस्तों इसके डिटेल्स नोट्स यदि आपको चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दून द्वार क्षेत्र, इसकी चौड़ाई है 24 से 32 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 350 से 750 मीटर का जो ऊंचाई का क्षेत्र है, ये दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो पश्चिमी भाग है उसे दून कहा जाता है और पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो देहरादून, कोटली दून और चोखम दून ये पौड़ी गढ़वाल में है। तो कोटली दून और चोखम दून कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है, दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पाटली दून और कोटा दून ये नैनीताल में है। चंडी दून हरिद्वार में है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो देहरादून भी किस क्षेत्र में आता है, दून द्वार क्षेत्र में आता है। देहरादून का जो अधिकांश भाग है वो दून द्वार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और इस क्षेत्र में दोस्तों मानव जनघनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। मानव का जो जनघनत्व है वो कहाँ सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो दून द्वार क्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र। शिवालिक क्षेत्र, ये क्षेत्र को बाह्य हिमालय या हिमालय का पाद भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे नवीनतम हिमालय है दोस्तों, इसलिए इसको हिमालय का पाद कहा जाता है। क्योंकि इसका निर्माण, अगर हम हिमालय की बात करें तो सबसे पहले मुख्य हिमालय का निर्माण हुआ, उसके बाद लघु हिमालय का और उसके बाद सबसे अंत में शिवालिक क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो इसलिए इसको बाह्य हिमालय, हिमालय का बाहरी जो क्षेत्र है, बाहरी हिस्सा है, या इसको हिमालय का पाद भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई है 10 से 15 किलोमीटर, ऊंचाई है 7 से 1200 मीटर। शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को जो अलग करने वाली फॉल्ट लाइन है वो है HFF यानी हिमालयन फ्रंट गार्ड, हिमालय अग्रसीमा, यानी हिमालय की ये अग्रसीमा है, यहाँ पर हिमालय लगभग समाप्त होता है। तो इसलिए इसको HFF, इसको याद करने में बड़ी आसानी होगी अगर आप इस प्रकार से समझते हैं। तो हिमालयन अग्रसीमा जो कि शिवालिक क्षेत्र और भाबर क्षेत्र को अलग करती है। यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है क्योंकि इसका निर्माण सबसे अंत में हुआ है, इसलिए इसको हिमालय का सबसे नवीन भाग कहते हैं। और इस क्षेत्र के नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं। तो हिमालय के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो शिवालिक क्षेत्र में।
औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पे 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत दक्षिणी देहरादून, दक्षिणी उत्तरी हरिद्वार, दक्षिण टिहरी, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिण अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिण चंपावत आदि 7 जिले इसमें आते हैं। अगर आप मैप में भी देखोगे शिवालिक क्षेत्र को, तो ये है यहाँ पे इस प्रकार शिवालिक क्षेत्र। इसमें अधिकांश जनपदों के दक्षिणी भाग स्थित हैं शिवालिक क्षेत्र। कुछ अन्य बातें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शिवालिक क्षेत्र के बारे में। शिवालिक क्षेत्र को उप हिमालय भी कहा जाता है। उप हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र को। साथ ही साथ उत्तराखंड का हृदय स्थल भी इसे कहा जाता है। उत्तराखंड का हृदय स्थल, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत ही महत्व है इस क्षेत्र का आर्थिक दृष्टि से, तो इसलिए इसको उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहते हैं। और इसे प्राचीन ग्रंथों में शिवालिक पर्वत को क्या कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। तो किस क्षेत्र को मैनाक पर्वत कहा जाता है? शिवालिक क्षेत्र को मैनाक पर्वत भी कहा जाता है। खनिज की दृष्टि से भी दोस्तों ये क्षेत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र, इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ व मोटे मोटे कंकड़ और मिट्टी बालू युक्त होती है, तो इसलिए इसको भाबर क्षेत्र कहा गया है। और यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त होता है। अब कृषि के लिए अनुपयुक्त क्यों है? क्योंकि देखो इस क्षेत्र की जो भूमि है उबड़ खाबड़ है, मोटे मोटे कंकड़ है यहाँ पे और मिट्टी बालू युक्त है, तो यहाँ पर जो पानी होता है वो नहीं ठहर पाता है। पानी क्या हो जाता है? जमीन के नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र के जो नदियां और स्रोत होते हैं, नदियों के स्रोत, जो जल होता है वो धरातल के ऊपर ना बहकर बल्कि कहाँ बहता है? अदृश्य होकर नीचे बहता रहता है, और जो फिर कहाँ निकलता है? बाहर तराई क्षेत्र में। तो इसलिए तराई क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है क्योंकि वहां पर पानी की मात्रा अधिक है। भाबर क्षेत्र में पानी नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे कंकड़, उबड़ खाबड़ और मिट्टी बालू युक्त होती है भाबर क्षेत्र में। और राज्य के पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल में भाबर क्षेत्र पाया जाता है। तो पौड़ी का कुछ भाग और नैनीताल का कुछ भाग है वो भाबर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है यहाँ पे तराई क्षेत्र। इसका विस्तार है 20 से 30 किलोमीटर। ये कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर कृषि का जो उत्पादन है वो अच्छी मात्रा में होता है। उत्पादित फसलें यहाँ पे अधिक वर्षा होने के कारण अधिक पानी चाहने वाली फसलों का उत्पादन यहाँ पे होता है, जैसे धान और गन्ना यहाँ पे अच्छी मात्रा में होता है। इस क्षेत्र में दोस्तों पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तो ये डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र का विस्तार मुख्यतः हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर के जो दक्षिणी भाग हैं, इन क्षेत्रों को तराई क्षेत्र कहा जाता है। तो तराई क्षेत्र जो कि कृषि के लिए सबसे ही उपयुक्त क्षेत्र है। उसके बाद आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है और ये समतल मैदानी क्षेत्र है पूरा। इस क्षेत्र में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी कौन होती है? जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर जो नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो खादर मिट्टी कौन होती है? जो नवीन मिट्टी होती है, जैसे नदी द्वारा जो नवीन मिट्टी लाई जाती है बहा के अपने साथ, तो उस मिट्टी को जो नवीन मिट्टी होती है नदी द्वारा लाई गई उसे खादर मिट्टी कहते हैं, जबकि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में होने वाली प्रमुख फसलें हैं धान, गेहूं और गन्ना। यहाँ पर भी अच्छी मात्रा में फसलें होती हैं। और इस क्षेत्र में दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग, लक्सर, रुड़की आदि इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार और इसकी संरचना के बारे में। तो यदि हम धरातल में उत्तराखंड की स्थिति देखें तो उत्तराखंड स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अभी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है, अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, देशांतरीय रेखाएं क्या होती है, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं, तभी आपको दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार आसानी से समझ में आ सकेगा। तो ये है यहाँ पे इस प्रकार से ये मैप है। ये है आपका पूर्व, ये है पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। और जो ये रेखाएं होती हैं, अक्षांशीय रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं, ये एक मानक रेखा होती है। यह है लैटिट्यूड, यानी यह है अक्षांशीय रेखाएं।
और ये है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरीय रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, जबकि जो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो सबसे पहले जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, जो लैटिट्यूड लाइन है, ये इस प्रकार से है और ये क्या निर्धारित करती है, किसी भी स्थान की उत्तर पश्चिम स्थिति को, उत्तर दक्षिण स्थिति को निर्धारित करती है, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये अक्षांशीय रेखाएं क्या निर्धारित कर रही है कि भारत कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर दिशा में है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर है ना भारत, यहाँ पे ये यहाँ पे भारत है और इसी भारत में अपना उत्तराखंड भी है अपने भारत में। तो भारत कहाँ है, उत्तर दिशा में स्थित है। तो भारत किसमें है, उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश में। इन अक्षांशीय रेखाओं ने निर्धारित कर दिया है कि भारत उत्तरी अक्षांश में है। अब हम देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं ये होती हैं, ये है देशांतर रेखाएं, और ये देशांतर रेखाएं निर्धारित कर रही है कि भारत कहाँ है, इस साइड है, राइट साइड है, यानी पूर्व दिशा में है। तो भारत का है पूर्वी देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। यानी जो भारत की स्थिति है धरातल में वो है उत्तरी पूर्वी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत इस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में। यानी भारत की जो स्थिति है वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। और जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तराखंड भी कहाँ होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। और उत्तरी अक्षांश में जो भारत का विस्तार है वो है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक। वहीं अगर देशांतर विस्तार देखें उत्तराखंड का, तो पूर्वी देशांतर में स्थित है 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक। ये इसका क्या है, विस्तार है उत्तराखंड का, उत्तरी अक्षांश विस्तार और पूर्वी देशांतरीय विस्तार। आकार क्या है उत्तराखंड का, आयताकार है। ये आप मैप देख सकते हैं उत्तराखंड का, और उत्तराखंड के मैप के अकॉर्डिंग इसका जो आकार है वो है आयताकार। पूर्व से पश्चिम तक जो उत्तराखंड की लंबाई है, देखो ये है पूर्व, ये यहाँ पे पूर्व, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये है दक्षिण। सबसे पूर्वी जो जिला है उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, पश्चिम में आ जाता है देहरादून, उत्तर में आ जाता है आपका उत्तरकाशी और दक्षिण में आ जाता है उधम सिंह नगर। तो पूर्व से पश्चिम तक जो उत्तराखंड राज्य की लंबाई है, यहां से यहां तक, ये आपकी 358 किलोमीटर। और वहीं दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक जो उत्तराखंड की चौड़ाई है ये है 320 किलोमीटर। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर और उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्रफल है वो है 46,035 वर्ग किलोमीटर। यानी कुल क्षेत्रफल का 86.07% जो क्षेत्रफल है वो पर्वतीय क्षेत्रफल है, जबकि मैदानी भाग कितना है, 13.93% इसका मैदानी भाग है। यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का मैदानी भाग है। उत्तराखंड राज्य भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की सीमा के बारे में। तो उत्तराखंड के पूर्व में स्थित है नेपाल, यानी पूर्वी सीमा उत्तराखंड नेपाल के साथ बनाता है। पश्चिमी जो सीमा बनती है उत्तराखंड की वो हिमाचल प्रदेश के साथ बनती है। उत्तर में स्थित है चीन तिब्बत और यहाँ पर ये हिमालय स्थित है, ये हिमालय इस प्रकार से स्थित है। और हिमालय के साथ साथ चीन तिब्बत के साथ भी उत्तराखंड सीमा बनाता है। और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है उत्तराखंड। पूर्व में जो सीमा बनती है नेपाल के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये काली नदी के द्वारा बनती है। ये एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण हो रखा है काली नदी के द्वारा। काली नदी पश्चिम में है टोंस नदी। तो टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। उत्तर में हिमालय उत्तराखंड और चीन तिब्बत की सीमा को निर्धारित करता है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है। और दक्षिण पूर्व और दक्षिण मध्य में जो तराई का क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिम में शिवालिक क्षेत्र है, ये उत्तराखंड की सीमा का निर्धारण करते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में और राज्य सीमाओं के बारे में। तो उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और राज्य सीमाएं भी बनाता है। तो पहले उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उत्तराखंड बनाता है चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
और उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये है 625 किलोमीटर। 625 किलोमीटर। यहां से उत्तरकाशी हो गया, चमोली और उसके बाद पिथौरागढ़, ये तीन जो जनपद हैं ये बनाते हैं चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चीन और तिब्बत के साथ। जबकि अगर हम बात करें पिथौरागढ़ जो पूर्वी जनपद हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये तीन जनपद ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ये है कुल 625 किलोमीटर। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 625 किलोमीटर। इसमें जो 350 किलोमीटर है ये है 350 किलोमीटर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है जो चीन के साथ साझा की जाती है। उत्तराखंड और चीन के बीच, चीन तिब्बत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वो है 350 किलोमीटर। जबकि उत्तराखंड और नेपाल यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये है 275 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर और 275 किलोमीटर, ये टोटल हो जाती है 625 किलोमीटर उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसमें उत्तराखंड 350 किलोमीटर की सीमा चीन और तिब्बत के साथ बनाता है, जबकि 275 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ बनाता है। और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो उत्तराखंड का जनपद है वो है पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो दोनों देशों के साथ, चीन तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। यहाँ पे चीन तिब्बत का नाम इसलिए ले रहा हूं कि जो ये तिब्बत का क्षेत्र है, पहले ये तिब्बत का क्षेत्र कहलाता था और अब इसमें चीन इस पे कब्जा कर चुका है, तो अब ये चीन तिब्बत कहलाता है। तो पिथौरागढ़ देखो यहाँ से चीन के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है और नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है। तो पिथौरागढ़ ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ये दोनों देशों के बीच, चीन के साथ भी और नेपाल के साथ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान के देना है चीन के साथ कौन कौन से जनपद सीमा बना रहे हैं। उत्तरकाशी, चमोली, ये देखो ये उत्तरकाशी की सीमा है, ये चमोली और पिथौरागढ़, तो तीन जनपद चीन के साथ सीमा बना रहे हैं। नेपाल के साथ कौन कौन सीमा बना रहे हैं, तो पिथौरागढ़, चंपावत और ये रही उधम सिंह नगर। तो मैप के माध्यम से इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं अन्य राज्यों के साथ कौन कौन से जनपद सीमा बनाते हैं और अन्य राज्यों के कौन कौन से जनपद से उत्तराखंड राज्य सीमा बनाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे राज्य सीमा की। राज्य सीमा कौन कौन से अन्य राज्यों से उत्तराखंड सीमा बनाता है, तो उत्तराखंड दो राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। केवल दो राज्यों से उत्तराखंड क्या करता है, सीमा बनाता है। उत्तराखंड से जो सटे राज्य हैं उनकी संख्या है दो, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कितने जनपद सीमा बनाते हैं, तो यहां से सीमा होती है शुरू उत्तर प्रदेश की और यहां से ऊपर क्या है, हिमाचल है। तो यहाँ पे देखो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो पांच जनपद, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये पांच जनपद उत्तराखंड के ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और वहीं उत्तर प्रदेश के दोस्तों 7 जनपद ऐसे हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार से कि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद सीमा बनाता है, तो ये 7 जनपद हैं। अब यहाँ पे देखो देहरादून से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है, या देहरादून का सीमावर्ती उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है। तो इस प्रकार से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। देहरादून से बनाता है सहारनपुर।
उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद देहरादून से भी सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें हरिद्वार से, तो हरिद्वार की सीमा लगती है मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा ये हरिद्वार से लगती है। उसके बाद अगर हम पौड़ी की बात करें तो पौड़ी की सीमा लगती है बिजनौर और मुरादाबाद से। तो बिजनौर और मुरादाबाद की सीमा लगती है पौड़ी गढ़वाल से। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीमा हरिद्वार से साझा करती है और सहारनपुर की सीमा ये देहरादून से लगती है, सहारनपुर की सीमा। उसके बाद नैनीताल की सीमा, जो नैनीताल सीमा बनाता है, ये बनाता है बिजनौर से। तो बिजनौर की सीमा नैनीताल से भी लगती है। और उसके बाद अगर हम उधम सिंह नगर की बात करें तो उधम सिंह नगर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, इन 5 जनपदों से उधम सिंह नगर की सीमा लगती है। तो प्रत्येक जनपद का मैंने आपको बताया। देखो, देहरादून की सीमा लगती है सहारनपुर से, हरिद्वार की सीमा लगती है मुजफ्फरनगर और बिजनौर से। उसके बाद पौड़ी की सीमा लगती है बिजनौर और मुरादाबाद से। उसके बाद नैनीताल की सीमा लगती है बिजनौर से। बिजनौर से नैनीताल की सीमा भी लगती है। और उसके बाद उधम सिंह नगर की सीमा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत से लगती है। इन 5 जनपदों से लगती है। अब हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश कौन कौन से उत्तराखंड के जनपदों से सीमा बनाता है। तो यहां से हिमाचल प्रदेश की सीमा शुरू होती है और यहां तक, यहां से फिर चीन तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। तो देहरादून और उत्तरकाशी केवल 2 जनपद हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, सीमा साझा करते हैं। और हिमाचल के 3 जनपद हैं, किन्नौर, शिमला और सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के 3 जनपद हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी जो जनपद है, इसकी सीमा लगती है किन्नौर और शिमला से। तो किन्नौर और शिमला की जो सीमा लगती है, ये उत्तरकाशी से लगती है। वही अगर आप देहरादून की बात करें तो देहरादून की सीमा लगती है शिमला, सिरमौर से। शिमला और सिरमौर से लगती है देहरादून की सीमा। तो किन्नौर और शिमला दोनों, इन दोनों की सीमा लगती है उत्तरकाशी से, और शिमला और सिरमौर की सीमा लगती है देहरादून से। यानी शिमला ऐसा जनपद है हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरकाशी से भी सीमा लगती है जिसकी, और देहरादून से भी इसकी सीमा लगती है। तो ये तो मैंने आपको राज्य जो सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमाओं के बारे में डिटेल से समझा दिया है। दोस्तों, यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर आपको इस टॉपिक के डिटेल्स नोट्स मिल जाएंगे। साथ में दोस्तों आपको मैप भी उसी नोट से मिल जाएगा। और मैप से दोस्तों समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। यदि आप एक बार डिटेल्स नोट्स देख लेते हैं तो फिर मैप को देख के ही आपको बहुत सारी चीजें ज्ञात हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैप का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको मैप के माध्यम से समझने में बड़ी ही आसानी हो। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं उत्तराखंड की आंतरिक सीमा के बारे में। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे पौड़ी गढ़वाल के बारे में। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का ऐसा जनपद है दोस्तों जो उत्तराखंड के 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड के सर्वाधिक जनपदों के साथ सीमा बनाने वाला जो जनपद है उत्तराखंड का, जो जिला है, वो है पौड़ी गढ़वाल। ये 7 जनपदों से सीमा बनाता है। देखो यहाँ पे ये है पौड़ी गढ़वाल की सीमा, ठीक है। तो शुरुआत देखो हरिद्वार से सीमा बना रहा है, दूसरा है देहरादून, तीसरा है टिहरी गढ़वाल से सीमा बना रहा है, चौथा है रुद्रप्रयाग, 5वां ये चमोली से सीमा साझा कर रहा है, छठा है अल्मोड़ा से, और 7वां है नैनीताल। तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल, इन 7 जनपदों से ये सीमा बनाता है पौड़ी गढ़वाल। तो ये आपको नोट करना है, पौड़ी गढ़वाल राज्य के 7 जनपदों से सीमा बनाता है, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक जनपदों से सीमा बनाने वाला जो उत्तराखंड का जनपद है, जो जिला है, वो है पौड़ी गढ़वाल। अब बात करें उत्तराखंड के, अगर हम आंतरिक जनपदों की बात करें, पूर्ण रूप से जो आंतरिक जनपद है, आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिलों से दोस्तों यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि जो न तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, यानी किसी देश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, और ना ही कोई राज्य सीमा बनाते हैं, किसी भारत के किसी अन्य राज्य के साथ भी ये सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ऐसे जनपद हैं टोटल 4। इसमें एक आता है टिहरी गढ़वाल। देखो टिहरी की सीमा देखो यहाँ पे देहरादून से सीमा बना रहा है, उत्तरकाशी से बना रहा है, रुद्रप्रयाग से बना रहा है और पौड़ी गढ़वाल से बना रहा है। यानी केवल उत्तराखंड के जनपदों से ही सीमा बना रहा है, न किसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश और हिमाचल से सीमा नहीं बना रहा है, और न किसी देश यानी चीन और नेपाल से भी यह सीमा नहीं बना रहा है। तो टिहरी पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद है उत्तराखंड का। दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर,
और चौथा है अल्मोड़ा। ये 4 जनपद ऐसे हैं उत्तराखंड के जो पूर्ण रूप से आंतरिक जनपद हैं। कैसे जनपद हैं? आंतरिक जनपद। आंतरिक जिले कितने हैं उत्तराखंड के? 4, जो किसी ऐसे जनपद जो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं और किसी राज्य के साथ भी सीमा नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में आपको डिटेल्स में समझा दिया है मैप के माध्यम से। आपको ये मैप कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें और इसके नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।